बाद वो शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगते नजर आए। तो ये तो परिस्थितियां बना दी थी इस देश की। कितने शर्म की बात है, ये प्रधानमंत्री थे, पुलवामा हमले के बाद जब इतने गंभीर आरोप लगे और कोई बाहर का आदमी नहीं लगा रहा था, इस प्रदेश का आखिरी तत्कालीन गवर्नर लगा रहा था। लोग अब ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान और मुसलमान, ये दो शब्दों पर भाजपा चुनाव लड़ती रही। इंदौर में देखिए क्या किया इन्होंने, 19 लाख लोगों के लोकतांत्रिक अख्तियार जो थे उनका गला दबा दिया गया। और थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए, सूरत में देखिए क्या किया। कांग्रेस का कैंडिडेट पहले से मन बना चुका था और किस तरीके से उसको इन्होंने दबाव बनाया, ये बेहतर बता सकते हैं। तमाम का तमाम गोदी मीडिया जो है वो चरण चुंबक मीडिया मैं कहूंगा, दरबारी मीडिया मैं कहूंगा, जो सत्ता की ड्योढ़ी पर माथा टेके हुए जो है वो दंडवत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है इस देश के लोगों के प्रति। जो इस देश के बड़े दो योगपति थे, जो इनके बड़े मित्र हैं, लेकिन उनको देश भेज दिया, उनको देश भेज दिया। इस देश के वो हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, दुनिया भर का जो इस देश की संपत्ति थी वो बेच दी। जो छोटी कंपनियां थी वो गला दबाकर, एक तरह से हाथ मरोड़कर नहीं, मैं कहता हूं गला दबाकर, गुंडागर्दी के दम पर, इसीलिए कहा गया वसूली भाई। इस देश की जनता बाखूबी समझ चुकी है कि आने वाला वक्त जो है वो उस सियासत के नाम होगा जो ईमानदारी से लड़ी जाएगी, जो लोगों के हक हकूक की बात करेगी। हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान और ये सर्जिकल स्ट्राइक और ये तमाम तरह के उन बड़े, मैं कहूँगा कि ऐसे मुद्दे जिनका कोई औचित्य नहीं है किसी देश की उन्नति और तरक्की में, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश में जो है चुनावी माहौल है, लेकिन उस प्रकार का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से इससे पहले के चुनावों में देखने को मिलता रहा है। ना ही लोगों में उस प्रकार का कोई उत्साह है और ना ही नेताओं में ही उत्साह नज़र आ रहा है। कारण क्या है, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में जिन सीटों पर चुनाव हो चुका है, उनके साथ साथ जिन सीटों पर चुनाव होना है, उन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीप सिंह जी। जगदीप जी, सबसे पहला सवाल, जम्मू में 2 चरण का मतदान जो है हो चुका है। अगर हम बात करें तो उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट है और जम्मू रियासी लोकसभा सीट। जिस प्रकार से पहले लगता था कि यहाँ पर एक तरफा वेव होगी, लेकिन उस प्रकार से ये चुनाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में चुनाव का जो मतदान का ग्राफ था वो बहुत कम था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये ग्राफ बहुत ऊपर था। ऐसे में आप क्या देखते हैं, कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कहाँ स्टैंड कर रही है? अश्विनी जी, आपका आभार और आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, पहली तो बात ये कि अगर सिलसिलेवार ढंग से अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखें कि किस तरीके से यहाँ पर भाजपा ने अब तक ये चुनाव लड़ा है और किस किस प्रकार के बेबुनियाद आरोप जो है वो कांग्रेस पर बढ़ने की कोशिश भी की है। आरंभिक दौर में ये कहा गया कि भैया हमने तो वही चले हुए कारतूसों को मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस उतार नहीं रही। फिर जब हमारे मैं कहूँगा कि बड़े बुनियादी स्तर पर काम करने वाले या जिन लोगों नेताओं की लोगों में पहचान थी, नाम था, जब वो लोग मैदान में उतरे, वो नेता मैदान में उतरे, तो फिर इनका प्रोपेगेंडा कुछ और हो गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आपने देखा कि अनंतनाग सीट पे जिस तरीके से तीसरे चरण में जब चुनाव होना था तो डेट्स जो है वो आगे कर दी गई। और आप बात करते हैं, शुरू से ये कहते चले आ रहे हैं कि कश्मीर में हमने बड़ा बेहतरीन, बड़ा उम्दा प्रदर्शन किया है, वहाँ पर बड़ा जनाधार जो है वो भाजपा का बन गया है। तो आपने तो तीनों सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। और ये जो हमारा पीर पंजाल का इलाका है, वहाँ पर जो इनका खुद का स्थानीय कार्यकर्ता है वो आहत है, आक्रोशित है कि आपने अपना कैंडिडेट तो दिया नहीं, और जो प्रॉक्सी आपने उतारा, आप शुरू से इनकार करते रहे कि चाहे वो बुखारी साहब की पार्टी हो या फिर यहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की हम बात करें, तो ये तमाम सजाद लोन की बात करें, तो ये तमाम जो छोटी रिवायती पार्टियाँ थी, तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर एक टाइम आता है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज आप उन्हीं पर दाव लगा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? आप तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हो। तो परिस्थितियाँ आप देखिए आने वाले समय में बदलेंगी और निश्चित तौर पर
एक आमूल चूल किस्म का परिवर्तन आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। देखिए, सवाल मेरा जो वहीं पर फिर वापस मैं कर आता हूं कि जम्मू डोडा, ये 2 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, इसमें कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है? हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें मैं बड़ी साफगोई से बता दूं, जहां तक सवाल चौधरी लाल सिंह की सीट का है, तो कम से कम ये अंतर जो है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मैं तो खुद मीडिया प्रभारी भी रहा हूँ उधमपुर लोकसभा सीट का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा करीब से हमने देखा है। एक बड़ा जनसैलाब जो है ना, वो ना केवल मतदान केंद्रों की तरफ पलटा था, बल्कि ग्रामीण इलाकों में वो तमाम मुद्दे जो जुड़े हुए हैं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी के साथ, उन मुद्दों पर लोगों ने मतदान किया है और अपने इस लोकतांत्रिक अख्तियार का पूरी ईमानदारी से प्रयोग किया है। और रही बात आपने कहा शहरी इलाकों में, तो मैं बताऊं कि शहरी इलाकों में ख़ास तौर से जो भाजपा का वोटर था वो मतदान केंद्र तक नहीं आया, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि वो खुद असमंजस में है। उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर वो जिस पार्टी के लिए इतने गर्व से फूला करता था, कभी ताली बजाता था, कभी थाली बजाता था, आज हो क्या रहा है देश में। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना गरिमामय पद है, किस किस तरीके के वाहियात बयान दे रहे हैं। मतलब अगर हम इस पर बात करें, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पर मुझे बड़ी आहत मन के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने शर्मनाक बयान उनके मुखारबिंद से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं, इतने जहरीले बयान वो उगल रहे हैं। और झूठ बोलने के मामले में उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 4 साल में 3000 से ज़्यादा झूठ बोले। तो अब असलियत ये है कि देश समझ चुका है, और खुद मोदी जी के बयान आपको बता देंगे कि आने वाले वक्त में परिस्थितियाँ क्या होने जा रही। देश में इंडिया गठबंधन है, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख में इंडिया गठबंधन जो है बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इस गठबंधन का मुख्य दल है। अगर हम बात करें तो लद्दाख में नेका और कांग्रेस के प्रत्याशी अलग अलग हो गए, जबकि एक प्रत्याशी होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ आप ही के दल की बात करें तो इंडिया गठबंधन के ही पीडीपी अलग से चुनाव लड़ रही हैं, एनसी अलग से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस एनसी को सपोर्ट कर रही है, पीडीपी को समर्थन नहीं है वहाँ पर। तो ये सब जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ क्यों है, क्या वजह है? क्या इसके लिए भी भाजपा जिम्मेदार है? देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि तमाम तरह की जो संभागीय स्तर की या रिवायती पार्टियां होती हैं, उनमें कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और वो एक स्वाभाविक सी बात भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, अभी आपने लेह लद्दाख की बात की, आप मुझे बताइए, जब कारगिल हिल चुनाव हुआ है तो उस वक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर लड़ी, यद्यपि पीडीपी ने बाहर से सपोर्ट किया। और अब परिस्थितियां ये है कि सोनम वांगचुक ने जो वो एक जनाक्रोश भावना को लेकर एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों को एकत्रित करके पूरे देश को ये बताया कि चीन उनकी चरागाहों तक आ चुका है और कैसे उनके लोकतांत्रिक अख्तियारों का कत्ल हो रहा है। कल तक ये कहा करते थे, खुद आप सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट देखिए, जब धारा 370 की टूटन हुई तो उस वक्त तो वो बहुत खुश थे, लेकिन जब धीरे धीरे उनको समझ में आया कि हकीकतन क्या है, ये तो कहते हैं जी यहाँ तो जम्मू कश्मीर में दूध की नदियाँ बह रही हैं जी, हमने पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कोई किला फतेह कर लिया, लेकिन हकीकतन जब यथार्थ की ज़मीन पर आप खड़े होकर देखेंगे तो परिस्थितियाँ नितांत भिन्न हैं। आप जम्मू की बात कर लें, ये मंदिरों का शहर था, आज इसे एक शराब माफिया का एक तरह का शहर बना दिया गया। इतने मंदिर नहीं हैं जितनी शराब की दुकानें हैं। खनन माफिया यहाँ पर है, शराब माफिया यहाँ पर है। आपके इसके बाद आप देखें जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्थानीय लोगों से छीन के बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। और तो और ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए, जिनका काडर यहाँ का ना भी हो उनको भी यहाँ लाया जा रहा है डेलिबरेटली। तो मतलब जम्मू कश्मीर के जो लोगों की जन अपेक्षाएं थी, उनका भाजपा ने ना केवल बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है, अभी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अब ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान और मुसलमान, ये 2 शब्दों पर भाजपा चुनाव लड़ती रही। कितने शर्म की बात है, ये प्रधानमंत्री थे, पुलवामा हमले के बाद जब इतने गंभीर आरोप लगे और कोई बाहर का आदमी नहीं लगा रहा था, इस प्रदेश का आखिरी तत्कालीन गवर्नर लगा रहा था कि जनाब मैंने प्रधानमंत्री महोदय को फ़ोन किया, कांटेक्ट नहीं कर पाया कई घंटे तक, और वो कॉर्बेट पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग कर रहे थे। फिर जब आए तो उन्होंने कहा सतपाल आप चुप रहो,
और फिर उसके बाद वो शहीदों की फ़ोटो लगाकर वोट मांगते नजर आए। तो ये तो परिस्थितियां बना दी थी इस देश की। तो आज जो है 10 साल की सेंटी इनकम्बेंसी के बाद आप जहां देखिए, जिस तरफ नज़र लगाइए, हर तरफ ये आलम है। लेकिन पिछली बार भी कांग्रेस को सर्जिकल स्ट्राइक पर वीडियो मांगना महंगा पड़ा था। बिल्कुल पूरे देश ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, तब भाजपा की सरकार आई। आज एक बार फिर से वही सवाल कांग्रेस उठा रही है, तो क्या ये कांग्रेस को नुकसानदेह साबित नहीं होगा? नहीं, आप सवाल समझ नहीं पाए। तब भी कांग्रेस ने ये, देखिए इसको मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताता हूँ, क्योंकि मेरा रक्षा मंत्रालय के साथ बतौर पत्रकार जो है एक लंबा अरसा रहा है, और हम लोग आप भी जानते हैं इस बात को। तो जब हमने स्कोर इवन किया, देखिए वो हम बुजदिलों की तरह, पाकिस्तान को दुनिया जानती है कि वो अपने नापाक इरादों के लिए कितना जो है उसकी परिस्थितियां कैसी हैं और वो कितना बदनाम है। तो जब सोते हुए जवानों पर हमारे उन्होंने बुजदिलाना ढंग से हमला किया, तो हमने स्कोर इवन किया, और हमने सिर्फ ये कहा कि भाई ये पहली मर्तबा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन सियासी तौर पर उसका फ़ायदा जो है वो पहली बार उठाया गया, ये बात अलग है। अब पुलवामा पे आप आ जाइए ना, बड़ी बात तो यहाँ पर यही है ना कि आखिर आज तक 5 साल होने को आए, पुलवामा हमले के जो शहीद थे उनको क्या इंसाफ मिल पाया? क्या ये समझ में आया कि क्यों वो जो 10-15 किलोमीटर का जो हाईवे था उसको जो है बिल्कुल सुरक्षात्मक लिहाज से साफ नहीं किया गया, क्यों स्टेरिलाइज नहीं किया गया उसको, क्यों जो है जब खुद सत्यपाल मलिक 2 चैनल्स को, नेशनल चैनल्स को बयान दे चुके थे कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, और क्यों हमारे जवानों की इतनी बड़ी तादाद में उनको बाई रोड भेजा गया, और क्यों रक्षा मंत्रालय ने कई महीने तक फाइल रहने के बावजूद उनको वो हवाई यात्रा जो है मुहैया नहीं करवाई। यद्यपि यहाँ से जब आप देखिए लद्दाख में हमारे छात्र जाते हैं, आम लोग जाते हैं, तो सरकार हवाई रास्ते से भेजती है अगर रास्ते बंद हो, लेकिन जवानों के साथ क्या किया गया ये सारे देश ने देखा। और आज प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी वो बात करते हैं कि भाई कांग्रेस आई तो भैंसे खोल के ले जाएगी, कभी कहते हैं कि जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। यद्यपि लेटेस्ट सर्वे बताते हैं कि मुस्लिम समाज कंपैरेटिवली, तुलनात्मक ढंग से आज उनका जो बर्थ रेट है वो बाकी कम्युनिटी से कम है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ अश्विनी जी, ये इस देश ने पहली बार देखा है। एक तो हमारे लोकतांत्रिक इतिहास को आप उठाकर देख लीजिए, कभी भी किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से शिकायतें जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं गई। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश का चुनाव आयोग मर चुका है। और मैं आपके इस मन से तो बड़े आहत मन से उस संस्थान को उसके खात्मे के बाद श्रद्धांजलि भेंट करूंगा कि इतनी नपुंसकता के साथ जिस तरीके से पूरे देश में इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, वो बताता है कि आज इस देश में सत्ता लोलुप इतना हावी हो चुका है कि मोदी सरकार और मोदी सरकार के लोग सत्ता आसीन होने के लिए तीसरी मर्तबा किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा सबसे पहले खजुराहो में क्या हुआ, वो इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट था, समाजवादी पार्टी की महिला कैंडिडेट थी। कभी आपने सुना इस देश में कितने अनपढ़ और असाक्षर लोगों ने चुनाव लड़ा है? ये कंसर्न आरओ की जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि भाई कहाँ कहाँ हस्ताक्षर करने। लेकिन देखिए आप लास्ट मोमेंट में बताया जी आपके हस्ताक्षर नहीं। इंदौर में देखिए क्या किया इन्होंने, 19 लाख लोगों के लोकतांत्रिक अख्तियार जो थे उनका गला दबा दिया गया। और थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए, सूरत में देखिए क्या किया। कांग्रेस का कैंडिडेट पहले से मन बना चुका था और किस तरीके से उसको इन्होंने दबाव बनाया, ये तो ये बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वो जो प्रॉक्सी कैंडिडेट था या जो लोगों ने गवाही लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी दबाव में क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, मैं बात करता हूं आपके साथ इंदौर की। इंदौर में जिसको कैंडिडेट प्रत्याशी बनाया गया, जिस दिन उन्होंने नामांकन भरा उसी दिन 8 साल पुराना मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है निकाल देती है। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं, शिवसेना के अमोल पारीकर है, उनको 9 बजे उनका नाम अनाउंस होता है, 10 बजे उनको ईडी का नोटिस आ जाता है। इसी तरह से एक और सांसद जो पहले रह चुके थे उनको उम्मीदवार बनाया गया, 11 नोटिस उनको सर्व हो जाते हैं। जनाब हालात ये बना दिए हैं। मैं अश्विनी जी पूरी ईमानदारी से आपको बताऊं, चंडीगढ़ में जो हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जो वो झनाटेदार तमाचा मोदी सरकार के मुंह पर पड़ा है, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आई। आपको याद होना चाहिए जिस तरीके से आपने देखा हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चे खेलते हैं वो चेयर खेलते हैं तो 10 बच्चे घूमते हैं, तो जब कोई एक बेल बजती है तो जो जिसको जो पास होता है वो
सबसे पहले बैठने की कोशिश करता है। वो घिनौना खेल हमने चंडीगढ़ में देखा। आप मुझे बताइए, अगर वहाँ पर उस दिन सीसीटीवी कैमराज नहीं होते तो परिस्थितियाँ क्या होती। और फिर अभी वो कुर्सी पर अपना कैंडिडेट बिठाया भी नहीं इन्होंने कि जितने शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का वो बधाइयाँ देनी शुरू कर देता है। तो आज हालात, अभी मैं आपको बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनके बाहर भगवान श्री राम का कटआउट लगाया गया है। ऐसे पोलिंग बूथ हैं, ऐसे वीडियोज आए हैं कि खुद सेना के जवान सेना की गाड़ी में आकर लोगों को धमका रहे हैं। और कई ऐसे बूथ भी हैं, बिहार में संभल विधानसभा क्षेत्र है, आप जाकर देखिए कितनी मारपीट की गई है वहां पर लोगों के साथ। तो ये तो आलम है। और आप मुझे बताइए, इससे बड़ी नपुंसकता क्या होगी। आपको टी.एन. शेषन साहब का याद होगा, उन्होंने मतलब लगता था कि कोई चुनाव आयोग है इस देश में। आज बयान मोदी जी दे रहे हैं और इतने शर्मनाक बयान, और आप नोटिस सर्व कर रहे हो नड्डा साहब को, और बैलेंस बनाने के लिए आप खड़गे साहब को भी नोटिस भेज देते हो। आप उनका जो अभी का बयान देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 300 ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स सामने आई है जो मास रेपिस्ट है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि वो विदेशी हाथ है। शर्म आनी चाहिए इनको, बतौर प्रधानमंत्री ये कर क्या रहे हैं। और इससे पहले ये क्या कह कर हटे। आप यकीन करेंगे कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री को, माफ़ कीजिएगा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ अश्विनी जी, तो ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी ये उस भाषण का नाम है जो पंडित जी ने आज़ादी की पहली सुबह इस देश को संबोधित करते हुए दिया। आज भी दुनिया भर में जितने स्कॉलर्स हैं जो पॉलिटिक्स पर रिसर्च करते हैं, उस भाषण पर अनुसंधान होते हैं। आप मुझे बताइए, कल अगर मोदी जी के भाषणों की बात आएगी तो क्या सामने आएगा? मंगलसूत्र, भैंस खोल के ले जाएंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। 300 वीडियो ऑडियो सामने आ गए हैं। एक ऐसे, मैं कहता हूं कि निहायत नीच किस्म का वो व्यक्ति होगा जो एक संपन्न घराने से आता है, खुद वो उस परिवार से आता है जिस परिवार का एक शख्स जो है इस देश का प्रधानमंत्री रह चुका है, और आपकी पार्टी का वो उम्मीदवार है। तो आप उसको डिफेंड करने से बाज नहीं आ रहे। आप ये कहना शुरू कर दिया आपने कि वो जो कैंडिडेट है उसके इस सारे प्रकरण के पीछे विदेशी हाथ। तो ये तो आपने आलम कर दिया। उस गरिमा का आपने क्या किया जो एक प्रधानमंत्री के पद की होती है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, और आप देखिए इस देश का गोदी मीडिया जो है वो उस पर बात नहीं करना चाहता। कभी प्रमोद कृष्ण पर आ जाएंगे, कभी गौरव वल्लभ जैसे चले हुए कारतूस पर आ जाएंगे, और फिर बार बार अभी इन्होंने जो लेटेस्ट बयान दिया, आप मुझे एक बात बताइए, स्मृति ईरानी का कल का बयान है कि भाई हमने तो राम मंदिर बनाया, ये जो है वो राम मंदिर दोबारा से तोड़ देंगे। अरे भाई, जिस राम मंदिर के सबसे पहले ताले जो है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने खोले, फिर ये हम पर आरोप मढ़ते हैं जी ये राम को, भगवान श्री रामचंद्र को उनके वजूद को चैलेंज करने के लिए कोर्ट में आए, जबकि वो डीएमके के टीएल बालू थे, ना कि कांग्रेस थी। मतलब जितना झूठ परोसा जा सकता है इस देश के, देखिए नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज राम मंदिर निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरा देश में एक आस्था का माहौल है, लोग जुड़े हैं। अगर भाजपा ने के सहयोग से अगर राम मंदिर बना है तो भाजपा निश्चित रूप से उसका क्रेडिट लेगी, इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो उस पर कांग्रेस को क्यों आपत्ति है कि ये वो क्रेडिट ले रही है बीजेपी? देखिए, मैं एक चीज़ आपको फिर से बता दूं, यही एक बड़ी विडंबना है इस देश की, दुर्भाग्य है। राजनीति और धर्म दो अलग अलग विषय हैं। धर्म व्यक्तिगत बात है, राजनीति आपके सामाजिक, आपके सांस्कृतिक और आपके भौतिक वजूद को बनाती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, चलिए जहाँ तक सवाल है, हम पर यह भी आरोप लगता है कि हमें आमंत्रण मिला, हम गए नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक परियोजना से ज़्यादा कुछ था? एक ऐसा मंदिर निर्माण जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, जिसे इस देश के चारों शंकराचार्य जो हैं वो दरकिनार कर चुके थे, ये कहते हुए कि मोदी जी वहाँ भी क्रेडिट लेने पहुँच गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर वहाँ पर प्रधानमंत्री माननीय हमारे गए थे तो राष्ट्रपति महोदय जो है महामहिम, उनको क्यों नहीं आने दिया गया? क्योंकि वो दलित थी। जब आपने नई संसद का उद्घाटन किया तब भी वहाँ पर महामहिम उपस्थित नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो दलित थी। आज आपके सांसद खड़े होकर, हेमंत जो इनके सांसद हैं, मैं नाम पूरा भूल रहा हूँ, तो उन्होंने तो खुलकर बोला है, इनकी ज्योति मिर्धा ने बोला है कि अगर हमें 400 सीटें दीजिए, हम बाबा भीमराव आम्बेडकर का दिया हुआ संविधान बदल देंगे।
उन बाबा साहब का संविधान बदल देंगे आरोप तो कांग्रेस पर है कि कांग्रेस आई तो संविधान को में आरक्षण खत्म कर देगी, ये ऐसे मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा दे देगी, ऐसे आरोप तो कांग्रेस पर भी लग रहे हैं। देखिए आपको अश्विनी जी यही दिक्कत है, यही दिग्भ्रमित करने की कोशिश है दुनिया को। पहली तो बात ये कि कांग्रेस ने 7 दशकों से ज़्यादा समय तक इस देश पर सत्ता जो है वो संभाली है, इस देश की कमान संभाली है सत्ता की। आप मुझे बताइए कहाँ पर ऐसा हुआ। और दूसरी बात जरा आप देखिए तो सही क्या क्या रहे हैं, बार बार आप इनके वैचारिक पुरोधाओं को देखिए। अभी आपने प्रधानमंत्री जी के उस बयान पर आ जाते हैं जिसमें वो कहते नजर आए कि भाई कांग्रेस के घोषणा पत्र से तो मुस्लिम लीग की बू आती है। अरे पहले तो आप ये बताइए कि जिस घोषणा पत्र में कहीं पर हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं, सिवाय बेरोजगारी के, महंगाई के, कुपोषण के, गरीबी के, भ्रष्टाचार के और कोई बात नहीं, उस पर आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं। और मुस्लिम लीग की अगर आप बात करते हैं तो आप जरा ये तो बताएं कि जब सन 1942 में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जेलों में थे, हमारे तमाम बड़े शहीद, आप राजगुरु भगत से शुरू हो जाए, भगत सिंह से शुरू हो जाए, चंद्रशेखर आजाद और बटुकनाथ तक आ जाए, हजारों की तादाद में शहीद जिनके नाम भी इस देश के लोगों को अभी पूरी तरीके से नहीं पता होंगे, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्तों को चूमा। और ये क्या कर रहे थे? इनके माफी वीर सावरकर, जिनको ये अपना आइडल मानते हैं, 6 मरतबा उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी है, मुखबरी की है, और तो और फिरंगियों की सेना में लोगों को भर्ती करवाया है, और गांधी हत्या में उनका नाम तक आया है। और इनके जो वैचारिक परोधा थे वो हिंदू महासभा के लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद सरकार में थे बंगाल और सिंध के अंदर, जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बनाई गई थी। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि पहली मर्तबा, अश्विनी जी ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस देश के विभाजन की जो बात हुई, सबसे पहली मर्तबा आधिकारिक तौर पर उसका मसौदा जो है वो सिंध की संसद में पेश किया गया। इनसे तो इतना नहीं हुआ कि बाइकाट करके बाहर आ जाते, और आज ये हमें मुस्लिम लीग का पाठ पढ़ाते हैं। इनके वैचारिक परोधा वो हैं जनाब जिन्होंने 52 साल तक भारतीय तिरंगे को अपने कार्यालय तक नहीं लगाया। आप इनसे पूछेंगे क्या कहेंगे? ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का हवाला देंगे। जबकि हकीकत ये है, हम अपने बचपन में देखते आए हैं, हम जब 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को हम मनाते थे गणतंत्र। अगर आपकी बातों पर गौर किया जाए तो उसका लबोलवाब यही है कि भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। अगर भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है तो धारा 370-35 को तोड़ने वाली बीजेपी है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार करने वाली बीजेपी की सरकार ही है, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आज देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर हम कहें फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हाईवे का निर्माण हो रहा है, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, तो इस पर क्यों बात नहीं की जाती है? अश्विनी जी आप क्या ऑन कैमरा भी मजाक करते हैं? आप पहले मुझे ये बताएं, धारा 370 की टूटन पे आ जाइए। जिस अनुच्छेद का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां बात क्या रह जाती है? फिर आप 35A की बात करते हैं जो हमारे संविधान में ही कहीं नहीं है। माइंड इट, 1965 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में डालकर उसको, और देखिए समझना पड़ेगा। देखिए यही तो बात है, दिग्भ्रमित कैसे किया जाता है जनता को। मैं आपको देखिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का हवाला देते हैं भाजपा वाले, उछल कर पटेल साहब का नाम लेते हैं, यद्यपि यही पटेल साहब थे जिन्होंने RSS पे बैन लगाया जब गांधी हत्या की बात आई, क्योंकि तब वो देश के तत्कालीन गृह मंत्री थे। अब मैं आपको बताता हूँ वल्लभ भाई साहब का, वल्लभ पटेल साहब का एक आपको मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। सावरकर समग्र, ये प्रभात प्रकाशन में आता है। जितने खत हैं उनके पूरे जीवन के 10 खंडों में संकलित हैं, उनको आप निकाल कर देखिए। खुद पटेल साहब ने ये माना कि 1.5 साल यहाँ पर युद्ध चला, 1.5 साल के बाद आलम यह हो गया कि हमारी सेना, जिसने कभी इतनी एक्सट्रीम ठंड में काम नहीं किया था, और हमारे रीइंफोर्समेंट खत्म हो गई। ये पटेल साहब मान रहे हैं अपने खत में। और मोदी जी देश की संसद में खड़े होकर क्या बोलते हैं कि भाई अगर और 2 दिन मिल जाते तो वो पाकिस्तान का वो हिस्सा भी हमारा होता। अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊं इतिहास में, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में अभी विलय नहीं हुआ था, क्योंकि देखिए ये पटेल साहब को सलाम है, नेहरू जी की दूरदर्शिता को सलाम है, 535 रियासतों को एकजुट करना मजाक नहीं था। फिर चाहे जम्मू कश्मीर था, राजस्थान था, मैसूर था, हैदराबाद था, ये वो तमाम बड़ी रियासतें थी जो नहीं आना चाहती थी भारत के साथ।
अब व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं था कि भाई आप इंडिपेंडेंट रहिए, या तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या भारत के साथ आएंगे। तो जब 3 देश थे, समझिए इस बात को, मैं फिर से कोट करूं, 3 देश थे, पाकिस्तान, भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर। तो उस वक्त मेजर ब्राउन हुए हैं, फिरंगियों की सेना के बड़े अफसर थे, इन्होंने गिलगिट और बाल्टिस्तान का इलाका बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को सौंप दिया। बाद में उसी पाकिस्तान ने उनको अपने देश का सर्वोच्च जो अवार्ड था वो उनको प्रदान किया। और ये कहते हैं कि जनाब नेहरू जी के इंटरफेरेंस से जो है वो इतना इलाका चला गया, यद्यपि तब विलय तक नहीं हुआ था। आप मुझे बताइए कैसे एक देश में आप जहाँ अपनी फौज भेज सकते हैं जब तक वो आपका हिस्सा नहीं। और दूसरी एक और मैं बात यहाँ बता दूं, देखिए हमें समझना पड़ेगा इनके वैचारिक पुरोधा है कौन। पहले ये शुरुआत करते हैं हिंदू महासभा से, फिर ये जनसंघ बन जाता है। वो लोग जिसमें खास तौर से मैं सावरकर साहब का जिक्र करूंगा, आप अगर उनका कभी सावरकर समग्र को भी खोल कर देखिए, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि कितने निचले दर्जे के विचार थे उस आदमी के, जिसने 6 मरतबा अंग्रेजों से माफी मांगी, मुखबरी तक की। उनका ये कहना था अम्बेडकर साहब को कि अगर अम्बेडकर साहब नहीं, अम्बेडकर, तुम बौद्ध बन जाओगे तो हिंदुओं को सूतक नहीं लग जाएगा। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट विच ही हैड गिवन। और आप मुझे बताइए ऐसे लोगों से आप तवक्को करते हो? गांधी हत्या में अगर मोरारजी देसाई साहब की जो शहादत है, क्योंकि कॉर्पोरेटिव गवाहियां नहीं लगी, चाहे वो बिंबा का बयान था अभिनेत्री का, चाहे वो जो उसके साथ नाथूराम गोडसे के साथ जो लोग थे, जो बाद में इसमें सावरकर साहब का खुद का जो बॉडीगार्ड है, एक पीए है, वो स्टेटमेंट्स नहीं लगती, तो सावरकर साहब तो गांधी हत्या में कसूरवार ठहराए जाते। ये तो सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि मोरारजी, आप इतिहास खोल कर देखिए ना, कपूर आयोग को पढ़कर देखिए एक बार। तो ये वो लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि नाथूराम गोडसे की जो सोच है वो बेहतर है गांधी जी की सोच से। और जब विदेश जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, तो मजबूरन उनको गांधी जी की प्रतिमा के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया झुकती है। तो कांग्रेस आज इस इतिहास से देश को क्यों रूबरू करवा रही है? इससे पहले तक कांग्रेस ने ही सत्ता की है, संभाली है, अब 10 साल से बीजेपी के पास है, तब लोगों को क्यों नहीं इस इतिहास की जानकारी दी गई? आरोप अगर आज भाजपा पर है इतिहास को छुपाने का, तो आरोप तो कांग्रेस पर भी है। कांग्रेस ने भी इन सब पूरे इतिहास को दबाए रखा है, तो इस पे खाली बीजेपी ही क्या जिम्मेवार है? देखिए, इस पर मैं एक चीज़ कहूँगा, कोई भी संस्थान, कोई भी राजनीतिक जमात जब राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, निश्चित तौर पर कुछ बेहतर करते वक्त कुछ गलतियाँ भी होती हैं, वो मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। अब वो मेरे दायरे से बाहर की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने कैसे काम किया या किस तरीके की कहाँ कोई कमियाँ रह गई हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं ये मैं आपको साफ बता दूँ, क्योंकि सोना जो है वो आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आज माननीय राहुल गांधी, जिनको देखिए हैरत होती है, जिनको इतने शर्मनाक अल्फाजों से संबोधित किया जाता था, आज वही राहुल गांधी जी जब बात करते हैं तो पूरा देश सुन रहा है। तो किस तरीके से मीडिया को मैनिपुलेट करके एक अच्छे भले व्यक्ति की, जिनकी शिक्षा पर कोई सवाल नहीं है, जिनके किरदार पर कोई सवाल नहीं है, एक वो व्यक्ति सवाल उठा रहा है जिसकी अपनी सारी लाइफ जो है वो सवालों की जद में, जिनका खुद का वैवाहिक जीवन जो है। आज आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, 2018 तक तो आप भी इसी मीडिया का हिस्सा थे। आज अगर 6 साल हुए हैं आपको मीडिया से अलग हुए, राजनीतिक पार्टी में चले गए हैं, तो आज आपको मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों, उसकी वजह? अश्विनी जी देखिए, जब तक मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितनी देर भी आप यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम, आप जानते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जमकर काम किया। 1000 से ज़्यादा सरकारी चोरों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। लेकिन ये एक विडंबना है मीडिया जगत की कि जितने बिजनेस टाइकून्स हैं, जितने लोगों, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, उन्होंने मीडिया को फ्रंट बना के रखा है। एक पत्रकार जो बेचारा अपनी 2 जून की रोटी के लिए कहीं पर नौकर है, उसकी कैसे हैसियत हो सकती है, फिर चाहे वो संपादक ही क्यों ना हो, कि वो खिलाफ जाए मौके की सरकार और हाकिम के? ऐसा नहीं है कि पहले देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, गोदी मीडिया शब्द की इजाद कब हुई? जब रवीश कुमार सरीखे पत्रकार ने पहली बार 2014 में ये शब्द बोला। तो आज ये देश जानता है, वो फर्क साफ दिखता है। आज स्थिति ये बन गई है अश्विनी जी कि एक आम जागरूक आदमी जो थोड़ा बहुत देश दुनिया की समझ रखता है, वो सोशल मीडिया को प्रेफर कर रहा है, और उस मीडिया को नहीं,
उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को नहीं जो 2 और 2 22 करती है, जो सुबह और शाम आपके फ़ोन में जहर घोल कर भेज रही है संदेशों के जरिए। नहीं, उस मीडिया को पसंद कर रहा है जो स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करता है। और यही कारण है आज भारत जागरूक हो रहा है। और मैं एक बात और आपको कह दूं, उदाहरण के तौर पर आप देखिए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी, एक हाई कोर्ट के जज ने फैसला दे दिया मौके की प्रधानमंत्री को कि आप 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती। आरोप क्या था? क्या आपने सरकारी मशीनरी का जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर था या जो कोई व्यक्ति मौके का था वो उनके साथ फोटो में दिखा था। और एक आरोप और था, वो आरोप भी झूठा था। उसके बाद इमरजेंसी लगी और वो आपातकाल जो है वो इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक स्याह और गर्द धब्बा है, ये हम भी मानते हैं। कांग्रेस ने उसको भुगता भी। लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है उस पर बात क्यों नहीं होती? उस पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा करता? तमाम का तमाम गोदी मीडिया जो है वो चरण चुंबक मीडिया मैं कहूंगा, दरबारी मीडिया मैं कहूंगा, जो सत्ता की ड्योढ़ी पर माथा टेके हुए जो है वो दंडवत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है इस देश के लोगों के प्रति। तो ऐसी परिस्थितियों में आप मुझे बताइए, अगर सत्यपाल मलिक साहब का साक्षात्कार राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो आज जब मीडिया ने सरेंडर कर दिया है तो मैं समझता हूं, देखिए अग्निवीर की आप बात कीजिए, अभी आप बोल के हटे इन्होंने बड़ा काम किया, मैं तभी बोला मैंने कि आप क्या मजाक कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी परियोजना थी आयुष्मान। आप जानते हैं 7.5 लाख मरे हुए लोगों का ये इलाज करते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट पर आइए, 1 रुपए की सड़क 14 रुपए में बनती है। 6 लेन्स अगर कहीं बनी है तो 6 लेन्स की दूरी को नापकर सड़क की दूरी बताया जाता है। फिर आप आ जाइए इनके अयोध्या विकास परिषद घोटाले पर। कौन है चंपत राय, जरा बताइए मुझे। कई करोड़ का घोटाला जो है वहां सामने आता है, आप उसको भी छोड़ दीजिए। आप इनके तथाकथित उस पर आ जाइए जो जो इस देश का नहीं, इस दुनिया का नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया। अरे इन्होंने तो उन कंपनियों से भी पैसे लिए जो बीफ कंपनियां थी, गोमांस का कारोबार करती थी। और ये गोमांस के नाम पर, गो हत्या के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। कई 100 करोड़ इन्होंने लिया। कौन है वो गोवा का लॉटरी किंग, जरा मुझे बताइए, तड़ीपार आदमी। 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने चंदा लिया। इन्होंने तो उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों को नहीं छोड़ा जिनके पहले सैंपल्स अश्विनी जी खारिज हो जाते हैं, वो चंदा देती हैं तो वही सैंपल पास हो जाते हैं। आज अगर कोविड के इंजेक्शन पर सवाल उठ रहा है देश दुनिया में तो आप मुझे बताइए किस हद तक समझौता किया गया। उन कंपनियों का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, 35 के करीब कंपनियां हैं जिन्होंने कभी चंदा नहीं दिया। जो इस देश के बड़े 2 योगपति थे, जो इनके बड़े मित्र हैं, लेकिन उनको देश भेज दिया। उनको देश भेज जी। दिया, उनको देश भेज दिया। इस देश के वो हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, दुनिया भर का जो इस देश की संपत्ति थी वो बेच दी। जो छोटी कंपनियां थी वो गला दबाकर, एक तरह से हाथ मरोड़ कर नहीं, मैं कहता हूं गला दबाकर, गुंडागर्दी के दम पर, इसीलिए कहा गया वसूली भाई, तो उनसे पैसा वसूला जाता है। फिर ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। 25 अश्विनी जी, मैं 1 मिनट और लूंगा, 25 ऐसे नेता हैं मैं आपको बता दूं जिनमें से 3 के खिलाफ जांच बंद हो गई। बाकी जो नेता हैं उनके खिलाफ जांच जो है वो बंद हो गई। कौन है? प्रफुल्ल पटेल, आप मुझे बताइए। हेमंत बिस्व शर्मा की आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। आपका ये जो अशोक चौहान है जिनके ऊपर इतना बड़ा आदर्श घोटाले का इल्जाम आया, आप बात कीजिए शुभेंदु अधिकारी की, आप बात कीजिए अमरिंदर सिंह के बेटे की। कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, कितनी लंबी फेहरिस्त है। मोदी जी खुद सार्वजनिक मंचों से जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे, जैसे ही वो इनकी वॉशिंग मशीन में आते हैं गंगा नहाते, फिर ये भ्रष्टाचार की बात करते। जी, आप कुछ कह रहे थे। मैंने आपसे यही सवाल कर रहा था कि आपने कोरोना वायरस की मेडिसिन पर सवाल खड़ा किया है कि आज उसे लेकर पूरे वर्ल्ड में हो हल्ला हो रहा है, लेकिन उस समय के अगर हम एम्स के, तब भी लोग जो है कोविशील्ड को नहीं लगवा रहे थे। लोगों में डर था, लोगों को ये लगता था कि शायद इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन तब एम्स के ही डॉक्टर्स सामने आए, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या उस समय इसको चेक नहीं किया गया, जांच नहीं की गई? अश्विनी जी, जो सरकार चंदा उगाने के नाम पर उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सैंपल्स को चंदा लेने के बाद पास कर देती है,
जिस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने बिना आरोप सिद्ध किए सलाखों के पीछे भेज दिया, उस सरकार से आप तवक्को करते कि चंद डॉक्टर सामने आकर बोल तो लाला रामदेव भी रहा था, कितना बोला उसने? क्या आप मुझे बताइए, मैं लाला बोलता हूँ, बाबा नहीं है वो, लाला है। और इस रामदेव का आप मुझे बताइए, पतंजलि एक नाम है, आप देश का, आप मैं समझ के चलता हूँ कि आप उपनिषदों के वक्त से शुरू हो जाइए, 90,000 साल के हमारे जो आप सनातन धर्म के इतिहास को खोल कर देखिए, पतंजलि जी का जो एक मैं कहता हूँ किरदार है, एक रुतबा है, ख़ास तौर से जब बात आती है योग की, तो उनका कोई मुकाबला है पूरी दुनिया में, कोई सानी है उनका। उन्हीं का नाम इस्तेमाल करके रामदेव जैसे लोगों ने झूठ बोला, सरेआम बोला, और आज जाके जो है वो अदालतों में माफिया मांग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्रेडिबिलिटी कहाँ है? तब तो रामदेव भी कहा करता था कि भाई मेरी दवाई से कोरोना ठीक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब एक सरकार अपनी विश्वसनीयता खो देती है तमाम मामलों में, तब सवाल ये नहीं होता कि कहाँ क्या हुआ, सवाल ये रहता है कि आखिर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। तो आज मौजूदा परिस्थितियों में मैं आपको बता दूं, एक आमूल चूल किस्म का परिवर्तन इस देश को देखने को मिलेगा, और इस देश की जनता बाखूबी समझ चुकी है कि आने वाला वक्त जो है वो उस सियासत के नाम होगा जो ईमानदारी से लड़ी जाएगी, जो लोगों के हक हकूक़ की बात करेगी। हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान और ये सर्जिकल स्ट्राइक और ये तमाम तरह के उन बड़े, मैं कहूँगा कि ऐसे मुद्दे जिनका कोई औचित्य नहीं है किसी देश की उन्नति और तरक्की में, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। चलते चलते लास्ट सवाल, कि देश में आने वाली सरकार आपके अनुसार तो कांग्रेस की ही होगी, चलिए मान लेते हैं, अगर आने वाली सरकार कांग्रेस गठबंधन की होती है तो पीएम चेहरा कौन होगा? देखिए, ये प्राथमिकता शुरू से रही नहीं। ये सच है कि सबसे बड़ा जो विपक्षी जमात इस वक्त है वो हम ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पद प्राथमिकता होता तो माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे तत्कालीन 2 बार के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। सवाल यहाँ प्रधानमंत्री पद का तो था ही नहीं। वो जिन लोगों के मन में था, वो नीतीश कुमार जैसे लोग पलटीबाज, वो चले गए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इस देश को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। मैं 1 मिनट लूँगा। सवाल ये है कि अग्निपथ स्कीम, अब इसके साथ मेरा जवाब ये भी, आप सवाल ये भी जोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस द्वारा एक तैयार फार्मूला तैयार किया गया, हर साल एक प्रधानमंत्री, तो जितने भी दल इसमें शामिल हैं सबको एक साल मौका दिया जाएगा। तो इस सवाल पर भी आप जवाब दीजिए। वाहियात बयान है, मैं अभी बोलकर हटा। जिस जमात ने, सियासी जमात ने 10 सालों के लिए मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाए रखा, और आज देश महसूस करता है कि मनमोहन सिंह जी के वक्त में कैसा था भारत। और अब हम बात क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई है अग्निपथ जैसी स्कीमों को ख़त्म करना। हमारी लड़ाई है 29 लाख या 40 लाख पदों को तुरंत भरना। हमारी लड़ाई है गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें 1 लाख प्रति वर्ष जो है एक बीपीएल फैमिली की महिला को देना। हमारी लड़ाई है पहली नौकरी पक्की की। हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारी लड़ाई है कुपोषण और गरीबी के खिलाफ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मायने नहीं रखता कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मायने ये रखता है कि इस देश को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर कैसे ले जाया जा सकता है, और कैसे उन लोगों के हाथों से इस देश को बचाया जाए जिनकी नज़र में सिवाय सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के, जहरीले बयान देने के और वाहियात बातें करने के और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जगदीप सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सवालों का जवाब भी दिया और साथ ही साथ भाजपा को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब भाजपा को इनके सवालों का जवाब देना है। जो आरोप इनके द्वारा भाजपा पर लगाए गए हैं, अब उनमें कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा। और जिस प्रकार से इनका मानना है कि आने वाले समय में देश में अमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है, तो देखते हैं 4 जून को किस तरफ जनता जो है अपना जनादेश देती है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।